नमस्कार। आज इस खंड में हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता एवं उसकी सीमाएं या समस्याएं। तो हम लोग जानते हैं कि भाषा के दो रूप हैं। भाषा भावाभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। भावाभिव्यक्ति हम लोग दो स्थानों पर करते हैं। एक तो अपने सामान्य जन जीवन में बात विचार और व्यवहार के लिए, और दूसरा प्रयोग करते हैं हम लोग अपने जीवन की दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष अर्थ में। और सामान्य भावोद्गार की भाषा का कोई निश्चित और निर्धारित मानदंड या मानक रूप नहीं होता है, जबकि विशेष कार्य के संपादन के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो मानकीकृत रूप में होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, गढ़े हुए होते हैं और सृजित और अर्जित होते हैं। तो जो सामान्य जनजीवन में अपने दैनंदिन आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक वैज्ञानिक कार्यजालीय वित्त वाणिज्य व्यापार व्यवसाय जनसंचार विज्ञापन आदि से संबंधित रूढ़ शब्दों से युक्त भाषा प्रयोजन मूलक भाषा है। अगर उस भाषा के स्थान पर अगर हिंदी रख दिया जाए तो हिंदी के वैसे शब्द जो हमारी जीविका का माध्यम बनते हैं, साधन बनते हैं, वह प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो अब इस प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इस पर हम लोगों ने संक्षेप में विचार किया है कि देश जब आजाद हुआ तो संविधान की 8वीं अनुसूची में से अनुच्छेद 343 से लेकर के 351वें अनुच्छेद तक में राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया। चूंकि विगत 1000 वर्षों तक अपने देश का शासन विदेशी भाषाओं में चलते रहा था। विदेशी भाषाओं में शासन चलते रहने के कारण विदेशी शासकों ने अपनी भाषा को भारतीयों के शोषण का जरिया बनाया था। और जिस समय देश आजादी की तरफ मुखर हो रहा था, उस समय भी फारसी का बोलबाला था, क्योंकि अंग्रेज भारत पर जो है ज्यादा से ज्यादा दिनों तक अपने साम्राज्य को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए यहाँ के लोगों का शोषण कर सके। इसलिए उन लोगों ने हिंदी और फारसी के बीच भेद पैदा करने का ही प्रयास नहीं किया था, वरन देश की समस्त भाषियों के बीच फूट और वैमनस्य का भाव पैदा करने के लिए भाषा विवाद खड़ा कर दिया था। और उस दरमियान हिंदी को हीन दिखाने के लिए छोटे छोटे पदों पर
निम्न वर्गीय, चतुर्थ वर्गीय और जो है चपरासी जैसे पदों पर जो है बहाली के लिए मुसलमानों की भाषा को तरजीह दे रहे थे, तो मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन और सुधाकर द्विवेदी के प्रयास से 1914 के बाद हिंदी को भी कार्यालयों में और न्यायालयों में अवसर मिला। अन्यथा और तब भी वह उस समय की यह कहावत प्रचलन में थी कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ई देखो कुदरत का खेल, यानी कि फारसी की का अगर आरंभिक ज्ञान हो गया है तो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए, अगर उस समय के इतिहासकारों और साहित्यकारों पर जो है अगर गौर किया जाए तो देखेंगे कि उनका आगमन फारसी के माध्यम से ही हिंदी की ओर हुआ है। वो प्रेमचंद हों या जयशंकर प्रसाद हों या भारतेंदु जी हों या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हों या कोई और हो, तो और आज भी यह धारणा जो है भारतीयों में जो है बैठा ठूस ठूस करके बैठा दी गई है कि अंग्रेजी विश्व ज्ञान की कुंजी है और नौकरी प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवसर अंग्रेजी भाषा भाषियों के लिए ही उपलब्ध है। नतीजा हिंदी के प्रति आज भी रवैया बहुत सकारात्मक नहीं है। यद्यपि राजभाषा के रूप में हिंदी को इसीलिए स्वीकार किया गया कि अब यहाँ की संस्कृति के साथ साथ यहाँ की प्रकृति और संपत्ति और सबसे बड़ी संपत्ति जन संपत्ति को भी एक सूत्र में पिरोया जा सके, मगर यह संभव नहीं हो पा रहा है जिस गति से होना चाहिए। और यही प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता भी है और यही आवश्यकता इसके लिए समस्या भी बन गई है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए संविधान में जो है व्यवस्था दी गई और उसमें यह भी व्यवस्था दी गई कि जो पारिभाषिक शब्दावली बनाई जाएगी दैनंदिन के विशेष कार्यों के निष्पादन के लिए, जिसमें विधि विज्ञान तकनीकी प्रौद्योगिकी व्यापार वाणिज्य व्यवसाय और साहित्यिक गतिविधियां जो चलेगी उसके लिए जो पारिभाषिक शब्द बनाया जाएगा उसके मूल में संस्कृत को प्राथमिकता दी जाएगी। और क्यों कि भारत में लगभग 1650 भाषाएं बोलियां एवं भाषाएं दोनों, इसमें हम लोग पचड़े में अभी नहीं पढ़े, तो बोलियां या भाषाएं हैं और सबके उत्स में वो तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम हो या उत्तर भारत की या पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं हो, सबका संस्कृत से कहीं न कहीं घनिष्ठ संबंध रहा है। तो इसलिए मूलतः संस्कृत को महत्व दिया जाए और गौड़ता जहां अन्य कोई विकल्प नहीं मिल रहा है या संस्कृत के माध्यम से उसका सरल अर्थ अगर नहीं खोजा जा रहा हो या सृजित हो रहा हो या गढ़ा जा रहा हो, तो उस स्थिति में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं से भी शब्द ग्रहण किए जाएं
पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए, मगर यही प्रयोजन मूलक हिंदी की समस्या भी बन गई है। तो मूल रूप से प्रयोजन मूलक हिंदी को अपनाया गया इसलिए कि हमारा जो पहले शोषण हो चुका है वह न हो, और भारत की सामाजिक संस्कृति विकसित हो और भारत अपनी भाषा में अपना विकास कर सके, क्योंकि मातृभाषा में भावों के ग्रहण की क्षमता कहीं ज्यादा होती है अन्य भाषा की अपेक्षा, मगर वैसा संभव नहीं हो पा रहा है। और हिंदी विरोधी या अंग्रेजी हिमायती प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते हैं, बल्कि प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोग को निरुत्साहित करने का प्रयास करते हुए अनेक कारण सुझाते हैं, जिस पर बृहद विवेचन प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध आयाम और दांगल झाल्टे और कैलाश चंद्र भाटिया ने अपने प्रयोजन मूलक हिंदी के अनुप्रयोग, समस्याएं और समाधान पाठ में किया है। तो उन लोगों ने जो समस्याएं गिनाई है, उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या यह है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी के शब्द जो गढ़े गए हैं या जो पारिभाषिक शब्द बनाए गए हैं वे बहुत ही जटिल हैं, दुरूह हैं, और इनको स्मरण रखना अब एक तरह से टेढ़ी खीर बन जाता है। यानी कि ये बहुत ही कठिन हैं, उटपटांग हैं। विशेष करके वनस्पति शास्त्र में वनस्पतियों के नाम, वैसे ही रसायन शास्त्र में केमिकल्स वगैरह के नाम, बहुत, और जीव जंतु विज्ञान में जो जंतुओं के नाम, जीन्स एवं स्पेसीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का जो अनुवाद हुआ है वह बहुत ही जटिल है, दुरूह है। तो इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी विफल है, ये आरोप लगाया जाता है। तो इसका समाधान यह है, या यह कहा जा सकता है कि ये सभी शब्द गढ़े हुए हैं और शब्द कठिन या सरल नहीं होता है, वरन वह सरलता से या कठिनता से ग्रहण किया जाता है। चूंकि आम जन जीवन में हम लोग बचपन से ही परिवार में, समाज में और विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन के दौरान और संपर्क के बाद हम लोगों के पास एक विपुल शब्द संपदा हो जाती है, जो हमें सरल लगती है। क्यों? क्योंकि उसका हम दैनिक जीवन में आम फहम बोलचाल में उसका प्रयोग करते हैं। तो जब ये विषय हमारे लिए नए हैं, तो जब नए विषय हैं तो नए शब्द भी होंगे, और ये नए शब्द चूंकि हमारे लिए अपरिचित हैं, तो अगर इन अपरिचित शब्दों को
अपने आम जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों की तरह ही अगर हम उसको भी परिचित बना लें और उसको लोकप्रिय बनाएं और उसको आवश्यकता अनुसार नियमित प्रयोग में लाएं तो ये शब्दावली कठिन नहीं है, सरल है। और वैसे ही कहा गया भी है, अनभ्यासे विषम विद्या, यानी कि अगर अभ्यास नहीं है, अगर अनंतर उसका प्रयोग नहीं है तो विद्या भी, ज्ञान भी विषैला या विष के समान हो जाता है। तो जब हम उसका प्रयोग करेंगे ही नहीं तब हम कैसे कह सकते हैं कि यह कठिन है। यानी कठिनता एक तरह से थोपा हुआ अवैज्ञानिक और अतार्किक निराधार आक्षेप है, उसको अपनाया जाना चाहिए। अगर अपना लेंगे तो ये जो कठिन शब्द हैं जो कि नए ज्ञान के साथ आए हैं, तो नया ज्ञान हम सीखेंगे तो नए शब्द को भी सीखना ही होगा और उसके लिए वो शब्द रटना पड़ेगा। अगर रट करके प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वैसे जो शब्दावली निर्माण करता है उनको भी इस तरफ ध्यान देना आवश्यक है कि वे अति उत्साह में शब्दों का जो अनुवाद कर रहे हैं वह हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है या नहीं है, हमारी हिंदी भाषा की प्रकृति और उसके संरचना के अनुरूप है या नहीं, इस पर भी गौर कर लेना चाहिए। अगर ऐसा कर लिया जाता है तो कोई समस्या नहीं होगी। और वैसे ही अगर जो है प्रचलित, अगर कोई शब्द अगर प्रचलित हो गया है तो उसको जबरन हिंदीकरण करने की भी जरूरत नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि रेलवे स्टेशन जब चल गया है तो अब उसका जो है अनुवाद करेंगे ही कि लो पथगामिनी या भक भक अड्डा या विश्राम स्थल या विश्राम स्थान करना जरूरी है कोई थोड़े। अब वैसे ही टर्च, अब तो हट भी गया, अब टर्च को कर दीपिका और सिगरेट को धूम्र दंडिका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ऐसे शब्द जो हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास के बाधक हैं, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरा आरोप ये लगता है कि अनुवादा 1963 में जब राजभाषा अधिनियम लागू हुआ तो उस समय विश्व के जो है ज्ञान विज्ञान को या साहित्य को या जो भी ज्ञान इधर उधर छितराया हुआ है वो सारे ज्ञान को अपनाने के लिए उस सब का अनुवाद किया जाए और एक अनुवादशाला बनाई गई और उस अनुवाद में वहीं पारिभाषिक शब्दावली के अनुप्रयोग ने उन अनुवादों को जटिल और बेतुका बना दिया, प्रयोग से दूर कर दिया। यह समस्या है। तो इस संदर्भ में सुझाव यह रहा है कि चूंकि अनुवाद के लिए यह तय हुआ कि अनुवादशाला में वही कर्मी नियुक्त होगा
जिसे दो भाषाओं का ज्ञान होगा। अब समस्या ये है कि बराबर अधिकार दोनों भाषाओं पर नहीं हो सकता है। तो उस स्थिति में काम चलाऊं यानी कि एक ही रचना या एक ही शब्द को गढ़ने के लिए दो चार लोगों की एक टीम बना करके सटीक शब्दों का पारिभाषिक शब्दावली बना करके उसका अनुवाद होना चाहिए। क्योंकि जो अंग्रेजी का जानकार है वह भारतीय है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से परिचित है, तो वहाँ के शब्द की जो है अंग्रेजी का में महारत हासिल किया हुआ व्यक्ति ज्ञानी उसके भाव को बता सकता है। तो हिंदी भाषी और तमिल भाषी उसको अपनी संस्कृति से अपनी जमीन से जुड़े हुए शब्दों को खोज करके उसका सरल अनुवाद दे सकता था, जो कि संभव नहीं हो पा रहा है इस नियमावली के कारण। फिर उसके बाद तीसरा आरोप लगाया जाता है नई पारिभाषिक शब्दावली निर्माण। तो चूंकि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण पर हम लोग विस्तार से भी जो है बात करेंगे, आरंभ से ही विवाद जो है चलते रहा कि उसमें जो है चार विचारधाराएं होंगी। एक तो कि संस्कृत से जो है अनुवादित जो भी शब्द आ रहे हैं उन, चूंकि संस्कृत हमारी समृद्ध भाषा है और यह सभी भावों को सभी शब्दों को अपने में अपने लिंग वचन पुरुष क्रिया कारक काल जैसे एक एक शब्दों के लाख लाख तक जो है रूप हो जाते हैं। सुबंत तिगंत ऐसे करते हुए 1,12,000 की गणना हुई है कि एक मूल धातु से 1,12,000 शब्द निर्मित हो सकते हैं, जबकि हिंद संस्कृत के पास कुल मिला करके 3970 मूल शब्द हैं। 2000 संज्ञा शब्द हैं और 1970 के आसपास पाणिनि के धातु पाठ और गण पाठ के अनुसार 1970 क्रिया धातु के मूल शब्द हैं और प्रत्येक शब्द से 1,12,000 शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हिंद संस्कृत अपने आप में समृद्ध है विश्व के सभी ज्ञानों को जो है समेटने के लिए। इसलिए अनुवाद जो बनाया जाए या जो पारिभाषिक शब्दावली गढ़ी जाए उसके वह जो है संस्कृत से जो है ग्रहण की जाए, जो कि इसकी वजह से जोर जबरन प्रयास किया, नतीजा कठिन शब्द कठिन हो गए। फिर दूसरी शैली कि उर्दू आधारित हो, उससे भी हिंदू और मुसलमान के बीच में भाषाई स्तर पर थोड़ा विवाद हो गया, तब तक पाकिस्तान बन गया, तो जिसको हिंदुस्तानी शैली कहा गया। उसके बाद कि यथावत जो है स्वीकार कर लिया जाए जो शब्द जो है अंतर्राष्ट्रीय शब्द हैं, जब और चूंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसा कोई अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग भारतीयों ने ही जो है अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बना दिया है और इस शब्द को देने वाले अपने भारत के ही हैं, जिनका नाम अकबर हैदरी रहा है और वे वैज्ञानिक एवं तकनीकी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे, तो उन्हीं का जो है दिया हुआ है यह शब्द। तो यथावत अपना लिया जाए। तो इन विवादों में पारिभाषिक शब्दावली अपना
अपने मकसद में कारगर नहीं हो सकी। फिर उसके बाद जो है नई प्रयुक्तियों को तैयार करना। नई प्रयुक्ति यानी कि जो रजिस्टर के बारे में बताया कि अलग अलग विभागों के लिए, तो अलग अलग नई प्रयुक्ति तैयार करना। तो नई प्रयुक्तियों को तैयार करने में भी चूंकि अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग विभागों ने अपने लिए अलग अलग रजिस्टर तैयार किया, तो अलग अलग रजिस्टर तैयार होने के कारण एक ही शब्द के अलग अलग या राज्यों में अलग अलग रूप हो गए। जैसे कि एक ही शब्द कलेक्टर को लें हम लोग, तो कलेक्टर को कहीं समाहर्ता कहते हैं, कहीं दंडाधिकारी कहते हैं, कहीं कार्यपालक दंडाधिकारी कहते हैं, तो कहीं मजिस्ट्रेट कहते हैं, और कहीं सन्निधाता समाहर्ता, ऐसे अनेक शब्दों का जो है प्रयोग होने से नई जो प्रयुक्तियां तैयार हुई उसमें भी अड़चनें आई। तो इसके लिए एकीकृत प्रयास होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। 1975 में राजभाषा आयोग के गठन के बावजूद। और उसके बाद अगला आरोप लगाया जाता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी टंकण के अनुरूप नहीं है। टंकण यानी कि टाइपिंग के रूप में, जो अलग अलग, चूंकि इसमें हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ और ऊपर शिरोरेखा लगाने से स्पीड बहुत कम हो जाती है, और साथ ही बहुत सारे की यानी कि कुंजी उसमें फीड करने पड़ते हैं। विशाल रेमिंगटन हो, गोदरेज का हो, अंग्रेजी का छोटा सा जो है टाइपराइटर हो जाता है, और मगर हिंदी के लिए लंबा जो है कीबोर्ड वाले टाइपराइटर की जरूरत पड़ती है। तो अब इस समस्या का भी समाधान कंप्यूटर के आने से लगभग हो गया है, यानी कि कंप्यूटर में वह सॉफ्टवेयर है जो कि हिंदी टाइपिंग को सरल बना दिया है। इस भांति मूल रूप से यही प्रयोजन मूलक हिंदी की समस्याएं रही हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग बारी बारी से अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली, राजभाषा और जनसंचार के विविध माध्यमों में हिंदी के प्रयोग और कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित पाठ पर विचार करेंगे। और फिर कह रहा हूं कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं कि आप लोगों को कुछ मैं दे सकूं, ज्ञान दे सकूं। तो आप लोग ये तो कर ही सकते हैं, उसमें कितना मेहनत आएगा कि मेरे ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जो है विस्तार हो सके। तो इसलिए इसको शेयर जरूर करना है। बहुत बहुत